टू एक्स एक्सिस। जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने बोला 4y - 5 = 0, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। अब देखो मैं बना रहा हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये ओरिजिन 5/4 में ये मान लेता हूँ, ये रहा 5/4। तो ये हमारी लाइन कौन सी आ गई बेटा? y = 5/4। आगे बात सुनिए, तो लाइन हमेशा किसके पैरेलल आएगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो y = जो लाइन है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्लियर है? क्लियर है गोविंद? क्लियर है? हाँ सर। चलिए बना लो उसको। तो पहली लाइन आ गई हमारी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वो नहीं है आंसर? आगे इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर ओनली इंटीजर्स आ गए, उसको इंटीग्रल वैल्यू बोलेंगे। तो ये हमारा पहला केस हो गया भाई कि यदि आपका ए का वैल्यू 0 है तो सिर्फ y में इक्वेशन आ रही है, तो ये लाइन इज पैरेलल टू y एक्स एक्सिस होगा भाई। अब इसका सेकंड केस, सेकंड, if b = 0 तो ax + c = 0, तो x की वैल्यू -c/a। ये आएगी लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। x = हमेशा लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। x = जब भी आएगा वो लाइन किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल। लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। कैसे एग्जांपल दे दो। मैंने बोला 5x - 10 = 0 या +10 = 0, तो 5x = -10, x का वैल्यू -2 आ गया। अब देखना जरा, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये आ गया x = -2। तो किसके पैरेलल लाइन आई? y एक्सिस के पैरेलल। तो x = -2 किसके पैरेलल आएगा? y एक्सिस के पैरेलल। ये बेटा मीडियम है ना, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना मीडियम का। नहीं 90 डिग्री कैसे होगा? मिड पॉइंट है ना, मीडियम निकालना है तो एस मिड पॉइंट होगा और इसका ये वाला पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा, तो 2 पॉइंट कौन सा आ जाएगा? इसको ओपन कर। हाँ 1 + आइटा का होल स्क्वायर को ओपन कर। तो हमने क्या देखा कि यदि कोफिशिएंट ऑफ x 0 है तो जो लाइन आएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। कोफिशिएंट ऑफ y 0 है तो जो लाइन आएगी वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी। और आपका कांस्टेंट 0 है, केस सब c = 0, तो लाइन विल पासेस थ्रू द ओरिजिन। लाइन विल पासेस थ्रू द ओरिजिन। लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी, थ्रू द ओरिजिन, इस तरह से भाई। या तो लाइन ऐसा आ जाएगी, या तो इस तरह की आएगी लाइन, या इस तरह की आएगी। और वो दोनों में से कौन कैसे आएगी वो अभी बताऊंगा मैं।
या इस तरीके से। ये दो फॉर्म हो सकते हैं भाई, यदि कांस्टेंट 0 आ रहा है तो या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। बिल्कुल सही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ये केस थर्ड क्लियर है बेटा? क्लियर है हाँ केस सर। थर्ड? अभी एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कैसा आएगा ये। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, मैंने बोला तो 3x + 4y = 0। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है बेटा, तो मैं बोलूंगा 3x = -4y। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? -4/3। अब इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो बेटा देखना इधर ये लाइन कैसे बनेगी। बस आपको तो समझना है नेचर कैसा है। यदि मैं y पॉजिटिव लूंगा तो x क्या आएगा? जैसे मैंने y की वैल्यू 1 ले ली, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -4/3 आएगा कि नहीं आएगा? तो x यदि मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो y नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये समझना है। सपोज y की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली है 1, तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। यदि y नेगेटिव लूंगा तो x क्या आएगा? तो इसका मतलब कहां से पास होगी लाइन? सेकंड वाला फॉर्म आएगा कि नहीं? क्योंकि ये x = माइनस है, मतलब एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये वाली लाइन की जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसा। इसी वाली लाइन का कर्व ऐसा। यदि इसकी जगह ऐसा होता 5x - 3y = 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3y/5। अब यदि y पॉजिटिव है तो x भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब y पॉजिटिव और x पॉजिटिव, ये वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लाइन कहां से पास होगी बेटा? ये वाली होगी। y पॉजिटिव x पॉजिटिव यहाँ पर, और y नेगेटिव x नेगेटिव यहाँ पर। तो या तो ये ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। ठीक है, दोनों बना लो बेटा। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केस स्टडी में कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम पूछी जा रही है। अब जैसे मैंने उस दिन ग्राफ बताया था, तो उस देखो वो अभी पूछा है, नहीं पूछा था, अभी क्वेश्चन 20 भी आते हैं, अभी तुमको भी दिया, तो उसमें वो ये चीजें पूछता है पैराबोला वाला। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे ये। एक काम करो, निकाल दे तुम्हारा, निकाल दे इसको, खोल ले, बस इसको बंद कर ले, बंद कर ले, बंद। इसकी जरूरत नहीं। दूसरी लगा दी, ठीक है ना, ज्यादा बढ़िया। निकाल। चलिए, ये तो मैंने जनरल बता दिया बेटा। अब चालू करते हैं अपन लीनियर इक्वेशन। ये तो मैंने तुम्हें आइडिया के तौर पर बता दिया, यदि कभी प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे करना। कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड टॉपिक डालो कि क्या कंडीशन आएगी वो हमें देखना। कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है। a1x + b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इधर आना तो बस ये दोनों उठा के रख दो, एक मिनट झुका नहीं करती। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमें दो इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो भाई, इसमें तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन लिखो यूनिक सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन लिखो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं, हाँ सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइन एक जगह पे कट कर रही है, दोनों लाइन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, इस तरह की लाइन, दोनों लाइन एक जगह पे कट कर रही है तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा और इसकी कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये इसकी कंडीशन है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यदि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उसकी कंडीशन आएगी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएगी वो देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ K for which the line 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 5x plus ky minus 8 equal to 0 will have unique solution. Find the value of K for which the line 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 5x plus ky minus 8 equal to 0 will have unique solution. सॉल्यूशन यूनिक है। तो आप क्या करेंगे, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही करना इजी पड़ेगा आपके लिए। पहले इक्वेशन लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। A1 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू -4, C1 का वैल्यू 7, फिर A2 का वैल्यू 5, B2 का वैल्यू 6 और C2 का वैल्यू -6। नाउ फॉर द यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. A1 upon A2 हो गया 3/5 is not equal to -4 upon K। तो ये हो गया बेटा 3K is not equal to क्या हुआ मुझे 3K is not equal to -20। तो K का वैल्यू आ गया नॉट इक्वल टू -20/3। इसका मतलब K का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगा, -20/3 के इक्वल नहीं होगा। तो या तो आपका आंसर ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे बेटा
ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, बस रियल नंबर में से कौन सा वैल्यू हटा दो, -20/3 हटा दो, बाकी सब पर आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा। बस के का वैल्यू -20/3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हर एक वैल्यू पर यूनिक सोल्यूशन आएगा। बस के का वैल्यू -20/3 होगा तो फिर यूनिक नहीं आएगा, तो इसलिए बोला r -20/3। तो या तो आंसर आप इस तरह से लिखोगे या आंसर इस तरह से लिखोगे। क्लियर है? तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई आपकी, k बिलोंग्स टू r माइनस k इज नॉट इक्वल टू -20/3 या k बिलोंग्स टू r माइनस ब्रैकेट में -20/3। चलिए क्लियर है? सेकेंड कंडीशन, पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन केस होता है पैरेलल लाइंस का। जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके नो सॉल्यूशन आएंगे। नो सॉल्यूशन इसलिए बोलेंगे कि भाई दोनों पैरेलल है तो कहीं इंटरसेक्ट करेगी नहीं। भाई ये लाइन है, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है तो ये कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या? नहीं करेगी, तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इस केस में कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c, इज नॉट इक्वल टू c1/c। ये इसकी कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन आ गई थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c। तो ये कंडीशन आ गई है। तो ये कोई भी दो लाइन पैरेलल होगी तो ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे ये देख लो। अच्छा हाँ, एक चीज और है, नो सॉल्यूशन में आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। पिछले वाले में लिखो कंसिस्टेंट, पिछले वाला जो था फर्स्ट पार्ट उसमें लिखो कंसिस्टेंट। इसमें बेटा यूनिक सॉल्यूशन वाले में उसमें लिखो कंसिस्टेंट। अब जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम पूछा गया था, वो था द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x/2 + 5y/3 = 7 and 9x + 10y = 14 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये हमसे पूछा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये हमें चेक करना है। We have to check that these two equations is consistent or inconsistent. अब पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x/2। यहाँ पर a1 का वैल्यू आ गया 3/2, b1 का वैल्यू आ गया 5/3, c1 का वैल्यू 7 आ गया।
A2 का वैल्यू दूसरी इक्वेशन 9x + 10y बेटा, या तो दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के इधर होने चाहिए या इधर होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोनों इधर है तो इनको C1 C2 बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो दोनों इधर होने चाहिए या दोनों इधर होने चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों इधर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो A2 कितना है बेटा? 9। B2 कितना है और C2 कितना है? अब मैं सबसे पहले निकालूंगा A1/A2। हम फाइंड आउट करेंगे A1/A2। A1 है 3/2 और A2 है 9। तो बेटा ये 1/6 आ गया। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 × 2 6। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। B1/B2 बोलो 5/3 / 10। बेटा ये कितना आएगा मुझे बोल। कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 2। और ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 1/6। C1/C2 because A1/A2। मैंने क्या बोला था, तुमने सुना ही नहीं। मैंने एक चीज, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था। मैंने बोला या तो दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के इधर होने चाहिए या उधर होने चाहिए, एक ही बात, ठीक है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा। तो क्या कंडीशन थी, किसकी थी? पैरेलल लाइन, मतलब इनकंसिस्टेंट लाइन। तो लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, इसका वाला लाइन क्या है? इनकंसिस्टेंट। आया तुम दोनों को समझ में? गोविंद और क्लियर है हाँ बेटा? सर, आ गया। ठीक है। पॉइंट पता है और एक, हाँ इसी बात। हाँ वो तो वो से निकाल लो, आंसर देखो ना, बस ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है भाई, अब इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं अभी और। देखो नेक्स्ट, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके, फॉर विच, find the value of k for which the system of linear equation, the system of linear equation has no solution, the system of linear equation has no solution। इक्वेशन है आपके पास 3x + y = 1 और दूसरा है 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y। नाउ दिस इज इक्वल टू 2k + 1। तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इसके क्या है, नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन से। अब जब कैसे करेंगे समझो। 3x + y = 1, तो a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 1। 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y इक्वल टू 2k + 1। तो बेटा a2 की वैल्यू आ गई 2k - 1, b2 की वैल्यू आ गई k - 1 और c2 की वैल्यू आ गई 2k + 1। Now for the parallel line या for the no solution, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to
C1/C2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 कर रहा हूँ, क्योंकि इससे K की वैल्यू निकलेगी हमारी। A1 कितना है बेटा, 3/2K-1 इज इक्वल टू 1/K-1। तो K का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। बस यही वैल्यू है। इसका मतलब जब K का वैल्यू 2 होगा तब लाइन्स क्या होंगी, नो सोल्यूशन देंगे। क्लियर, लिख लो। अब इसमें क्वेश्चन जैसे सैंपल पेपर में क्या आया है तुम्हारा, वो देखो, बेसिक वाले में है, इसी पे क्वेश्चन आए होंगे। तो एक ही बात है, कोई पेपर तो एक जैसा ही आता है लगभग, कोई अंतर नहीं आता 10 के पेपर में। बेसिक और स्टैंडर्ड में वो सब नाम मात्र हैं। देखो देखो, ये बोला व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन will be represented by the system of equations 2x plus 3y equal to 5 and 4x plus 6y equal to 7। भाई हमें ये पता करना है कि कौन सी टाइप की इक्वेशन है। तो कैसे पता करेंगे, वही जैसा भी करा, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। 2x plus 3y equal to 5, A1 है 2, B1 है 3, C1 है 5, 4x plus 6y equal to 7, A2 है 4, B2 है 6 और C2 है 7। अब मैं निकालूंगा A1/A2, कितना आ रहा है A1/A2, 1/2। मैं निकालूंगा B1/B2, 1/2 और C1/C2। तो हम देख रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या रहा है, C1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइन्स क्या है, पैरेलल है। तो द लाइन्स आर पैरेलल हैविंग यूनिट नो सॉल्यूशन। तो ये था भाई इस बार का सैंपल पेपर का। तो लाइन्स आर पैरेलल हैविंग नो सॉल्यूशन, इसका मतलब लाइन्स पैरेलल है जिसकी एक भी सॉल्यूशन नहीं। तो ये बेसिक वाले में था, ये हमारा बेसिक वाले में था। तो 100% इसमें भी होगा, वो देख लेते हैं। बिल्कुल है, इसमें भी है। अब स्टैंडर्ड वाले में क्या था सैंपल पेपर में, वो देखते हैं। तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब जो आपको पता है ये कर रहा है, यही करना है बार बार। और स्टैंडर्ड वाले में क्या है, इस बार के सैंपल पेपर में देखो तो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus y equal to 3 and 6x plus ky equal to 8 has no solution, does not have a solution, does not have a solution। 8 does not have a solution, मतलब ये बोल रहा है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। तो वही सेम केस ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन। तो देखो इसमें भी A1 equal to 3, B1 equal to 1, C1 equal to 3 और 6x plus ky equal to 8, A2 equal to 6, B2 equal to k, C2 equal to 8
ना फॉर द नो सॉल्यूशन या a1 अपॉन a2 निकालोगे पहले अपन 3/6 सॉरी फॉर द नो सॉल्यूशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन मतलब फॉर द नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा बेटा c1 अपॉन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Now a1 upon a2 3/6 is equal to 1/k is not equal to 3/8. तो 1/2 is equal to 1/k. बोलो k का वैल्यू क्या आना चाहिए 2 आना। इसका मतलब k का वैल्यू 2 होगा तो इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इट डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। आया समझ में? तो ये आपका नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो जाएगा। Now third case, infinite solution, coincident line, बिल्कुल सही है। थर्ड केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहलाता है, और कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिर्फ 9 सॉल्यूशन होंगे, ये डिपेंडेंट। जो यूनिक सॉल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन में वहां पर एक और चीज लिखो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और ये डिपेंडेंट होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के आगे वहां पर लिख लो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं होते यूनिक सॉल्यूशन। और ये डिपेंड होते हैं, भाई एक्स की वैल्यू क्या है तो वाई की वैल्यू डिपेंड करेगी, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब डिपेंडेंट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन, जैसे ये एक लाइन है तो बेटा दूसरी लाइन भी यही है कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c। दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। अब इससे प्रॉब्लम कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। लिखिए इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q फॉर विच the following system of equation has infinite number of solutions. The following system of equation has infinite number of solutions. अब हमें इक्वेशन क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 7, 2x। अरे गोविंद, हाँ सर। तेरे से बोला था ना बेटा बुक मंगवा लेना ये वाली, फिर मैं तेरे को होमवर्क दूंगा। अच्छा हाँ सर, अभी पापा को फोन ही कर रहा हूँ। तो वो या तो है ना वो वहां से ले आएंगे। अरे क्या? भाई या तो है ना आपके वो भंडारी में मिल जाएगी ये, हाँ सर। और या फिर भंडारी से मंगवा लेना। तो इधर क्यों भेज रहा पापा को सीधे, ज्यादा बढ़िया तो भंडारी से मंगवा ले। हैं? हाँ सर, नाम बता दो। नाम कुछ नहीं है, उससे बोलना कि क्या है
एपीसी की है सैंपल हाँ सर। पेपर, हाँ सर। और कौन सा वाला स्टैंडर्ड वाला ले आना, ठीक है। हाँ सर। आर्या पब्लिशिंग कंपनी मतलब एपीसी की सैंपल पेपर। हाँ सर। नहीं तो कहाँ इतनी दूर तू आएगा। नहीं सर, अगर पापा उधर आ रहे होंगे तो बोल ही दूंगा, मैं तो लगा उधर तो दूंगा। मैं तो निकल जाऊंगा, अभी तो निकल जाऊंगा मैं, इसलिए बोल। चलो, फिर मेरे को मंगवानी पड़ेगी ना, मेरे पास नहीं है अभी। तू बोल तेरे को यहाँ मंगवानी है कि वहां से लेके आएगा। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, मंगा लूंगा पापा अरे से दिक्कत, भंडारी। अरे यार दिक्कत अरे की बात भंडारी से नहीं है। मंगा लूंगा सर, कह रहा हूँ। हाँ तो ये बोल रहे हैं तो ताकि भाई यहाँ मंगवानी है तो मैं उसको बोलूँ यहाँ पर देके जाए वो, इसलिए बोल रहा हूँ उनको। चल तू भंडारी से मंगवा लेना, ठीक है। 2x + 3y = 7, p + q × x + 2p - q × y = 21। अब ये दोनों लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट ने क्या बोला है आपसे? कोइंसिडेंट ही बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए देखो जब इसका a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया, c1 कितना हो गया 7, इसका a2 हो गया p + q, b2 हो गया 2p - q, और c2 हो गया 21। c2 क्या हो गया 21। now for the infinite solution, a1/a2 = c1/c। a1 है आपका 2/p + q, 3/2p - q = 7/21। क्लियर है? अब एक एक करके हम पेयर को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को मत करना, मतलब नहीं है। और करना चाहो तो कर लो क्योंकि कॉन्स्टेंट ही तो आएगा। चलो 2/p + q क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो गया आपका कितना हो गया भाई, p = 5p। p किसके इक्वल आ गया 5p के इक्वल आ गया, p 5p, ठीक है। अब इन दोनों को ले लो, 3/2p - q, 7/21 मतलब 1/3, तो 2p - q = 9, p की वैल्यू 5 थी, तो 10q - q 9q = 9। तो यहाँ से q का वैल्यू कितना आ गया 1। तो हमारा q का वैल्यू 1 आ गया। q का वैल्यू 1 आ गया तो p का वैल्यू कितना आ गया बेटा? और q का वैल्यू 1 आ गया तो p का वैल्यू -5। वो 5 आ गया। तो p = 5 × 1 = 5। तो q का वैल्यू 1 आ गया और p का वैल्यू 5 आ गया। ये इनकी वैल्यूज आ गई। These are the values of p and q. p = 5, q = 1। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और आपका नो सॉल्यूशंस वाले केस करते हैं, कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम। तो ये तो पहला टाइप की प्रॉब्लम हो गई। अब हम मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक डालो, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक मेथड आपके कोर्स से इस बार हट गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, methods of solving the system of linear equation। तो हमने क्या बोला, एक मेथड आपके कोर्स से हट गया है इस बार। तो हमें सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ने, 3 ही मेथड पढ़ने, ग्राफिकल भी तो है।
पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे बेकार लगता है, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या पता, क्यों कब तक अच्छा लगेगा, लेकिन बेकार है, आगे ज़्यादा काम नहीं आता है। सेकेंड मेथड है एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड हमारा ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गया इसलिए वो नहीं बता रहा मैं, ग्राफिकल मेथड। तो एक एक करके मैं इनसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बेटा तू देख, तू भी बता दे मुझे, क्योंकि यहाँ पर बुक खत्म हो चुकी है, तो पहले मंगवा के रखूँ कि तू भी ले लेगा। सर मंगवा लो, मैं पापा के साथ आके ले जाऊंगा। तो मैं मंगवा लूँ यहाँ पर पहले? हाँ सर। ठीक है, मैं बोलता हूँ अभी इसको, ठीक है। क्योंकि बुक क्या है, ये वाली खत्म हो चुकी है जो मंगवाई थी मैंने पहले। तो मैं आज मंगवा लूंगा, कल आ जाएगी, वो कल दे जाएगा, तो तू कभी भी ये उठवा लेना फिर, ठीक है ना बेटा। हाँ सर ठीक है। 5x plus 3y equal to 9 and x plus 7y plus 8 equal to 0। मुझे इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है और मुझे लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा। तो पहले तो दोनों को ध्यान से देखो, किससे एक वेरिएबल की वैल्यू किससे इजीली आएगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली से। सेकंड से एक्स की वैल्यू बड़ी इजीली आ जाएगी, अपॉन का काम नहीं होता। तो हमारी सेकंड इक्वेशन देखो, यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। गोविंद देखना बेटा, है ना, एक्स इक्वल टू -7y -8। अब ये पुट एक्स इन इक्वेशन 5x plus 3y equal to 9। मैं x की वैल्यू किस में रख दूं, 5x plus 3y equal to 9 में रख दूं। तो मैंने x की वैल्यू रख दी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया बेटा, -32y और 40 इधर चला गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -49/32। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, इसमें रख दो। x है -7y -8 -7 इंटू -49 अपॉन 32 -8। बेटा 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 343। 343/32 -8, एलसीएम ले लो। 343 -8 2 16, 256। 343 में से 256 माइनस करना बेटा भाई, 44 और 43 87। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 87/8, 32 सॉरी। तो देयरफॉर हमने सोल्व कर लिया सब्स्टिट्यूशन से, x इक्वल टू 87/32 एंड -49/। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाली। तो ये मेथड कहलाता है आपका कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। बेकार मेथड है, कभी यूज करना मत। तुम्हें अच्छा लगे तो कर लेना, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ये मैंने सिर्फ बता दिया कि ऐसे करते हैं, बाकी मैं यूज नहीं करूँगा।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया। ये माइनस इधर से इधर शिफ्ट हो गया, -32 आ गया, और ये 40 इधर जाके 49 हो गया। अब ये माइनस अपॉन में आएगा, -3 तो आएगा ऊपर। एक सेकंड रुकना। और आवाज आ रही है मेरी गोविंद? और हेलो बेटा आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। सर। हाँ अब आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। अब आ रही है आवाज? ठीक है ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है। अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइव एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 7x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0।
भाई आपकी इच्छा है, आप कांस्टेंट को इधर रखना चाहते हैं या इधर रखना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे कंफर्टेबल फील करोगे, कांस्टेंट को किधर रखोगे? भाई कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाओगे कि यहाँ जैसा है वैसे रहने दोगे? आपकी इच्छा है, टेंशन मत लो। लेकिन दोनों एक तरफ होने चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए या दोनों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब किसी एक कोफिशिएंट को आप चूज कर लो, किसको सेम बनाना चाहते हैं, एक्स को कि वाई को? एक्स को बनाना चाहते, चलो ठीक है। मल्टीप्लाई, भाई मैं इन दोनों का सेम बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको फर्स्ट बाई 7 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 5। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 7 से कर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन को 5 से कर देता हूँ। तो फर्स्ट को 7 से क्या मिला? 756, और इसको 5 से क्या है? 25/43। ना तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन दोनों प्लस से हैं, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल। बोलो 21 और प्लस 25, 56 और 41, तो 46y इक्वल टू 101। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई? 101/46। ये हमारी y की वैल्यू है। इसमें कोई डाउट किसी को? ये y की वैल्यू आ गई ना। तो y इन इक्वेशन 1 किसी भी इक्वेशन में रख दो। y इन इक्वेशन 1, 5x plus 3 into 101/46 minus 8 equal to 0. So 5x equal to 8 minus 303/46। 46 कैल्शियम आ गया, 46 into 8 कैल्शियम गया, 46 into 8 368। वेरी गुड, 368 minus 303। तो 5x इक्वल टू 368 minus 303 कितना हो गया? 16/46। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अभी ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 13/46। तो इसका सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 13/46। x equal to 13/46 and y equal to 101। This is the solution x and 1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो पहले मैं एनसीईआरटी दे रहा हूँ तुम्हें होमवर्क के लिए, फिर ये मैं से देंगे। जा रहा है वो? अरे यार मेरी चाबी निकाल के लानी पड़ी। उसमें निकाल ला। एक्सरसाइज 3.2 सेकेंड थर्ड और
आवाज आ रही है ना मुझे? हाँ सर आ रही है। चलो एक्सरसाइज 3.2 तो बोल दिया था ना मैंने, सेकेंड और थर्ड। 3.3 फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। 3.5 3.5 सेकेंड के दोनों पार्ट। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 15 करना बेटा, 15 और 16, एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16 ये करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन आ जाओ भाई हाइट एंड डिस्टेंस पर, हाइट एंड डिस्टेंस।